नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब से यूपी में योगी सरकार आई है, अपराधियों का तो जैसे कि जीना मुहाल हो गया। इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे नाम के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी, तो उसने ही उल्टा पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसका कारण था पुलिस महकमे में बैठे कुछ मुखबिर जो उसे इस बात की सूचना लगातार देते जा रहे थे, जिसकी वजह से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और पूरा गैंग वारदात के जगह से भागने में कामयाब हो गया। जिसके बाद पूरा प्रशासन और देश हिल गया था कि आखिर योगी की पुलिस के साथ ऐसा करने वाला कौन है, और विपक्ष आक्रामक हो गया। साथ ही जो पुलिस थी वो भी सतर्क हो गई। मगर ये योगी की पुलिस है, अपराधियों को पाताल से भी खोज लाते हैं। लगभग 4-5 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार योगी जी की पुलिस ने वो कर दिखाया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। खासतौर से वामपंथी तो गिद्ध की तरह निगाहें गड़ाए बैठे थे कि यूपी पुलिस बाकियों की तरह इस विकास दुबे का भी एनकाउंटर कर दे, लेकिन हर अपराधी को सीधे एनकाउंटर ही नहीं कर दिया जाता है। इससे उस राज्य की पुलिस की बदनामी तो होती है, फिर मानवाधिकार आयोग वाले भी तो इन्हीं वामपंथियों के पाले पोसे होते हैं। वो भी अपने जो है मुद्दे लेकर और कागज पत्र लेकर पुलिस के ऊपर चढ़ जाते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान कुछ वामपंथी पत्रकार और राजदीप सरदेसाई जैसे एजेंडाबाजों द्वारा विकास दुबे के नाम पर निरंतर ही जमकर जुआ खेला जा रहा था। यह जुआ और कुछ नहीं बल्कि विकास दुबे की संभावित एनकाउंटर को लेकर कयास थे। जुलाई माह के पहले सप्ताह में ही हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का नाम तब सामने आया जब कानपुर स्थित चौबेपुर के बिकरू गांव में उसे पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया था। इसमें विकास और उसके गुंडों ने सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास दुबे इसके बाद से ही फरार चल रहा था। इस घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर तथाकथित जर्नलिस्ट और खोजी बुद्धिजीवी अपने काम में जुट गए। ऐसे पत्रकारों में प्रमुख नाम थे राजदीप सरदेसाई, गालीबाज ट्रोल स्वाति चतुर्वेदी और प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह। इन पत्रकारों की हर सुबह विकास दुबे के एनकाउंटर की संभावना वाले ट्वीट के साथ शुरू होती थी, लेकिन इन खोजी पत्रकारों की तमाम संभावनाओं को तब विराम लग गया जब आज यानी कि जुलाई 9, 2020 की सुबह ही पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया, उसका एनकाउंटर नहीं किया। इस पूरे प्रकरण में इन प्रोपेगेंडा पत्रकारों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खूब चर्चा का विषय रही। खोजी पत्रकारों ने विकास दुबे के एनकाउंटर के लिए अपने तमाम गुप्त सूत्रों का हवाला दिया और एनकाउंटर की संभावना की फर्जी खबरें फैलाकर पुलिस की छवि को अपने पूर्वाग्रहों से धूमिल करने का खूब भरसक प्रयास भी किया। यहाँ तक कि राजदीप सरदेसाई ने विकास दुबे की गिरफ्तारी से ठीक आधे घंटे पहले ही यह दावा किया कि उसके पास बहुत से बड़े नामों की जानकारी है, जिस कारण पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। राजदीप ने इसके लिए एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का जिक्र भी किया। राजदीप ने ट्वीट में लिखा, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मुझसे कहते हैं कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा। वह और उसके सहयोगी ज़्यादातर एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। वे बहुत से बड़े लोगों के बारे में बहुत सारे रहस्य जानते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद भाग जाने के बाद आज जो है 6वां दिन था। देखते जाइए। लेकिन अभी तक भी राजदीप सरदेसाई के इस दावे पर कुछ ताज़ा समाचार सामने नहीं आया। यहाँ तक कि जितनी भी इनकी ये झूठी खबरें थीं, अब इनके ऊपर ये लोग माफ़ी मांगने को भी नहीं सामने आ रहे हैं, और न ही उनके सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी का ही कहीं कोई जिक्र आ रहा है। सब लोग पैनल से नदारद हो गए। हालांकि ट्विटर पर इन तथाकथित पत्रकारों के फेक और बेबुनियादी दावों की जमकर आलोचना देखी जा रही है। वहीं स्वाति चतुर्वेदी ने कल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सभी हदें पार करते हुए लिखा था कि विकास दुबे तो पहले ही नेपाल पहुंचने में कामयाब रहा है। इस ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक अन्य ट्वीट में स्वाति चतुर्वेदी ने गैंगस्टर विकास दुबे की उम्र का हवाला देते हुए लिखा था कि उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, इस कारण उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यानी कि एक तरफ तो वो नेपाल भाग जाने की बातें कर रही है इस गैंगस्टर की, वहीं दूसरी तरफ उसके 50 साल की उम्र का हवाला देकर पुलिस से भीख मांग रही है कि इसको माफ़ कर दो, इसे मारना मत, इसे सिर्फ आप गिरफ्तार कर लो। इस पर रोहिणी सिंह ने ट्वीट में लिखा कि क्योंकि बड़े बड़े लोग कहानियों को बाहर नहीं आने देना चाहते, शायद यही वजह है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले उसके कुछ बेहद करीबी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार दिए गए हैं। कानपुर में हुई पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद जब इस किस्से का उदय हुआ ही था, तब पुलिस ने
घटना के करीब 7 घंटे बाद हुई मुठभेड़ में विकास दुबे के चचेरे भाई और मामा को मार गिराया था। अब ये क्यों मार गिराए थे? क्योंकि ये पुलिस से बचकर भाग रहे थे और इनको पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था, मगर ये उल्टा पुलिस के ऊपर ही हमला कर देते। अब ऐसे में जब पुलिस के ऊपर कोई हमला करेगा तो पुलिस वहाँ पर चुपचाप खड़ी तो गोलियाँ खाने से रही। पहले ही वो एक बार ऐसी बड़ी हालत झेल चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 8 पुलिसकर्मी मार दिए गए। इसके बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी से कुछ ही घंटों पहले पुलिस ने उसका साथ देने वाले उसके अन्य 2 साथियों को भी मार गिराया जाना ज़रूरी था, क्योंकि वे पुलिस के ऊपर ही हमला कर रहे थे। मारे गए अपराधियों का नाम प्रभात और रणवीर शुक्ला, जिसका जो है निकनेम बउआ भी है, कहा जाता है। पुलिस ने बुधवार 8 जुलाई 2020 को इनका एनकाउंटर कर दिया था। इससे पहले पुलिस ने विकास के सबसे बड़े सहयोगी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था, क्योंकि ये भी पुलिस की गिरफ्त से भागकर पुलिस के ही तमंचे छीनने की कोशिश कर रहा था और पुलिस को ही मारने की कोशिश कर रहा था। हमीरपुर में बुधवार को 8 जुलाई 2020 की सुबह यूपी एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस को एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान ये सफलता मिली थी। अमर दुबे मध्य प्रदेश की सीमा में घुसकर फरार होने की कोशिश में लगा हुआ था। अब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये आप कनेक्शन समझ सकते हैं कि जहाँ जो है ये अमर दुबे था, ये पहले ही मध्य प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था और इसके जो बाकी जो साथी थे, जिनमें से अगर हम नाम लें तो एक सहयोगी जो मरा है, जिसको कहा जाता है बउआ नाम से, वो फरीदाबाद में जो है, जो प्रभात है वो फरीदाबाद में छिपा हुआ था। यानी कि आप इस चीज़ को भी समझिए कि पहले जो है पहले ही डिफाइन कर दिया गया कि कुछ लोगों को फरीदाबाद पहुंचना है, कुछ लोगों को सीधे मध्य प्रदेश पहुंचना है, जिसमें ये जो विकास दुबे है ये पहले फरीदाबाद जाता है और फिर फरीदाबाद से मध्य प्रदेश जाता है। यानी कि इनका पहले से प्लान था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ये चीज़ें पुलिस को भ्रम में लाने के लिए ये चीज़ें की गई, ताकि पहले जो है फरीदाबाद पुलिस तक जो है सारा मामला जाए और सारी पुलिस जो है फरीदाबाद के ऊपर फोकस करने लगे। लेकिन आखिर में विकास दुबे मिलता कहाँ पर है? वो जाकर मिलता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर पहले से जो है उसका जो दायां हाथ या उसका जो बॉडीगार्ड था अमर दुबे, जिसका कि उसी जगह पर एनकाउंटर हो जाता है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। तो यानी कि ये सब पहले से तय इन लोगों का हो चुका था और इस सब को तय करने के लिए जो है बहुत सारे लोग इसके पीछे होंगे। डेफिनेटली इतनी सलाह देने वाले लोग भी इसके साथ होंगे। ऐसे वकीलों को खोजा जाना चाहिए जिन्होंने ऐसी जो है सलाह जो है इसको दी कि आप कैसे बच सकते हो, बाकी लोगों का इनकाउंटर हो सकता है और आपको अगर इनकाउंटर से बचना है तो क्या करना चाहिए, और अगर गिरफ्तारी से बचना है तो आपको अपना सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर आप कहाँ करोगे? अगर आप पुलिस थाने जाकर सरेंडर करोगे तो हो सकता है कि पुलिस वाले इतने गुस्से में हो कि वो आपकी सुने ही ना, आपको सीधे जो है किसी मौके पर ले जाकर भगोड़ा सिद्ध करके मार दें। लेकिन आपको सरेंडर करना है तो आपको क्या करना होगा? तो सरेंडर करने के लिए आपको अदालत जाना होगा। अदालतें खुल नहीं रही क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो सारी जो अदालती कार्रवाई चल रही है वो चल रही है ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन कैसे सरेंडर करोगे? वो उतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी आप नहीं हो। तो क्या किया जाए? ऐसे में आप किसी ऐसे बड़ी जगह जाइए जो बहुत नोन हो, जहाँ पर पुलिस जो है आपको गोली न मार सके। तो ऐसी जगह क्या हुई? कोई धार्मिक स्थल हो सकता है। अब धार्मिक स्थल कहाँ हो सकता है? आप मध्य प्रदेश तो जाने वाले हो, तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जो मंदिर है वहाँ चले जाइए। कौन सा समय चल रहा है? भगवान शिव की आराधना का समय चल रहा है, सावन का मौका है, जाओ दर्शन कराओ। और इसके बाद इस पूरे मुद्दे को वामपंथियों को एक मौका मिल जाए हिंदुत्व के ऊपर हमला करने के लिए, तो आप पहुँच जाओ कहाँ? महाकाल। तो उज्जैन में महाकाल पहुँच गया। वहाँ जाकर भी ये क्या चिल्लाता है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं इसे कहीं ना कहीं जो है ऐसे वामपंथी जो लोग थे वो इसको सलाह दे रहे थे, या ऐसे वकील थे, या ऐसे खुद पुलिस महकमे के लोग भी हो सकते हैं जो पहले से इसके दबाव में रहे हों या इसके संबंध में रहे हों, जिसके चलते ये मौका पाकर इतने लंबे समय तक जो है बचता रहा। लेकिन आखिरकार देश के कानून से बचकर कोई नहीं भाग सकता। हो सकता है इसके कुछ जो है सगे संबंधी जो है पुलिस महकमे में या अदालती कार्रवाइयों में हों, लेकिन हर जगह नहीं हो सकते। इसीलिए आखिरकार कानून के लंबे हाथों के चलते ये पकड़ा गया। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि इसके एनकाउंटर होगा ही होगा, इस बात का दावा भरने वाले जो ये वामपंथी थे उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगा है, क्योंकि
यूपी पुलिस जो है वो अपनी कार्यशैली को लगातार बदलती जा रही है। इसीलिए आपको पता होगा कि योगी जी ने यूपी में अब कलेक्ट्रेट सिस्टम को हटाकर ख़ास तौर से लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर आपको मालूम होगा वहाँ पर मजिस्ट्रेट सिस्टम हटाकर वहाँ पर कमिश्नरी ला दी है, यानी वहाँ पर अब पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। तो ऐसे में अब इन अपराधियों का बचना तो लगभग नामुमकिन है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।